जी नमस्ते, मैं राकेश। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन मोड 1 पे। अभी हम लोग एनसीईआरटी कंप्लीट कर रहे हैं, जिनमें से कि अभी हमने एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर हमने 8 तक कंप्लीट कर लिया है। हमने क्वेश्चंस के साथ साथ जो उसके सब टॉपिक्स मतलब कि इम्पॉर्टेंट बिंदु हो सकते हैं और जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उस क्वेश्चंस से रिलेटेड उन सभी के ऊपर हमने विस्तार रूप में डिस्कस किया है। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 और इसमें जो है जो इसके टॉपिक है उसके साथ हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस में से और कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं इनके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, आप लोग वीडियो को ध्यान से समझते हुए चलेंगे। आप लोग इसे क्वेश्चंस को सही करने पे नहीं रहेंगे, इसे समझते हुए चलना, वो अपनी कॉपी में लिखते हुए चलना इसे, ठीक है। चलिए समझते हैं, हम शुरू करते हैं वीडियो को पहले नंबर क्वेश्चन से। पहला ही क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु का उपयोग नहीं करते थे। ये नहीं वाला आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। आपसे प्रश्न पूछा गया कि सिंधु घाटी के जो लोग हैं वो किन धातुओं का प्रयोग नहीं करते थे। नीचे आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर कौन सा होगा। आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, लोहा का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि लोहे का जो प्रचलन है वो लगभग 3000 ईसा पूर्व में आया था और ये मगध से शुरू हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में, जबकि महाजनपदों का उदय हुआ था। और मैंने आपसे बताया था कि महाजनपद टोटल कितने थे, 16 महाजनपद थे, जिनमें से कि प्रमुख था आपका मगध। और मगध के विषय में हम लोगों ने डिटेल से पढ़ रखा है, तो यहाँ तक आपको ध्यान में रखना है और इसके कुछ इम्पॉर्टेंट बिंदु को समझिएगा। देखिएगा क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे का उपयोग नहीं करते थे। दूसरा है, उन्होंने मुख्य रूप से तांबा और कांसे के उपकरण बनाए थे, ठीक है। 2 धातुओं को आपको ध्यान में रखना है, एक है तांबा और दूसरा है कांसा। फिर है लोहा का जो है भारत में प्रयोग बाद में इस्तेमाल होना शुरू हुआ था। ये बात कर रहे हैं कब होना शुरू हुआ था, जब महाजनपदों का उदय हुआ था, ये उस समय की बात कर रहे हैं। चलिए ध्यान में रखते हुए चलना इनको आपको, और एक कॉपी में आपको नोट्स करते आना है, ठीक है। अपना नोट्स बना लेना है ताकि जब एग्ज़ाम के समय आए तो उस समय आप बहुत ही शॉर्ट तरीके से बहुत ही कम समय में अपना रिवीजन कर पाओ। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता में घरों का प्रमुख निर्माण सामग्री क्या था। क्या घर लकड़ी के होते थे, पत्थर के होते थे, कच्ची ईंट के बनाए जाते थे या फिर पक्की ईंट के। तो आपको नाम से पता लग रहा होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हड़प्पा सभ्यता है वो किससे बनाए जाते थे, पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो गया है। चलिए समझिएगा, इसके कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु दे रखे हैं इसी क्वेश्चन से रिलेटेड। हड़प्पा सभ्यता के घर पक्की ईंटों से बनाए जाते थे, अभी आपने ऊपर विस्तार रूप में सुना है। दूसरा है, यह सभ्यता व्यवस्थित नगरीय योजना के लिए प्रसिद्ध थी। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध थी, नगरीय योजना के लिए प्रसिद्ध थी। और हर घर में जल निकासी प्रणाली होता था, तो ये भी आपको याद रखना, यहाँ से भी आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए फिलहाल में तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा है, ऋग्वेद का प्रमुख देवता कौन सा है। सबसे पहले समझते हैं हम ऋग्वेद को। ऋग्वेद की रचना जो है लगभग 3500 वर्ष पहले हुई थी, 3500 ईसा पूर्व पहले। और जो ऋग्वेद है इसे सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। वेद हमारे पास कुल 4 है, जिनमें से सबसे पहला वेद है ऋग्वेद, और इसमें 1028 सूक्त हैं। पेपर में पूछा जाता है जो सूक्त है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो सूक्त का शाब्दिक अर्थ होता है अच्छी प्रकार से कहा गया। पर यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि ऋग्वेद का प्रमुख देवता कौन सा है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, इंद्र जो है ऋग्वेद का प्रमुख देवता है। अभी हमने बात की थी कि ऋग्वेद में 1028 सूक्त है, 1028 सूक्त में से 250 सूक्त, कितने सूक्त, 250 सूक्त जो है किसके हैं, इंद्र के हैं। तो
तो सबसे ज़्यादा बार जो ऋग्वेद में वर्णन आता है वो इंद्र देवता का आता है, इसीलिए ऋग्वेद का प्रमुख देवता किसे माना जाता है? इंद्र को माना जाता है। चलिए समझिएगा इसके कुछ और इम्पोर्टेंट बिंदु को। ऋग्वेद में इंद्र को सबसे प्रमुख देवता माना गया है। इंद्र को युद्ध और वर्षा का देवता कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए अनेक स्तुतियाँ लिखी गई है। कितनी स्तुतियाँ लिखी गई है? अभी हमने ऊपर देखा 250 स्तुतियाँ लिखी गई है। चलिए बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। चौथे नंबर क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चन है महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप लोगों ने पहले नंबर क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन है उसे आपने ध्यानपूर्वक सुना होगा, तो मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि जो महाजनपदों का उदय है उस समय पर लोहे का प्रयोग हुआ था लगभग 3000 वर्ष पहले, और महाजनपदों की जो संख्या है 16 महाजनपद थे, जिनमें से कि प्रमुख कौन था? मगध था। चलिए यहाँ पर इसके कुछ इम्पॉर्टेंट बिंदु को समझिएगा। महाजनपद 16 प्रमुख राज्यों का समूह था। इन राज्यों में सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था उसे हम किस नाम से जानते हैं? मगध के नाम से जानते हैं। और इन महाजनपदों का उल्लेख जो है बौद्ध और जैन साहित्यों में मिलता है, तो इनको भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। चलिए समझते हैं हम 5वें नंबर क्वेश्चंस को। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? साथियों ये क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं जितने भी वीडियो में कराए हूँ अधिकतर इस क्वेश्चंस को मैंने कराया ही कराया है, और नहीं भी कराया है तो जिस प्रकार जो है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आता था तो मैंने इसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। आपसे पूछा गया है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? आंसर है आपका महात्मा गौतम बुद्ध जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में होता है, और लुम्बिनी जो है वर्तमान समय में कहाँ पर है? नेपाल में है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। समझिएगा इसके इम्पोर्टेंट बिंदु को। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। वे जन्म से क्षत्रिय थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जन्म से महात्मा बुद्ध कैसे थे? क्षत्रिय थे, और उनका वास्तविक नाम जो है सिद्धार्थ गौतम था। उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद मध्य मार्ग का उपदेश दिया। इन तीनों ही बिंदुओं को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। आपका 6ठे नंबर का क्वेश्चन है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन हैं? तो सबसे पहले हम 23वें तीर्थंकर को समझ रहे हैं। इससे पहले हम समझते हैं किसे? पहले तीर्थंकर को और 24वें तीर्थंकर को। तो हमारा जो पहला तीर्थंकर है वह है ऋषभदेव, और 24वें नंबर के तीर्थंकर है महावीर। अब यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है कि 23वें नंबर के तीर्थंकर कौन थे? तो यहाँ पर 23वें नंबर के तीर्थंकर है पार्श्वनाथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 6ठे नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए 24वें नंबर के कौन है? 24वें नंबर के आपके महावीर है, और पहले नंबर के हैं ऋषभदेव। इनको आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। चलिए कुछ इसके इम्पोर्टेंट बिंदु है। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। उनका जन्म कहाँ पर होता है? बनारस, मतलब कि वाराणसी में होता है। पार्श्वनाथ ने अहिंसा और तपस्या का उपदेश दिया है। ये तीनों ही बिंदु आपके एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेगा, इसलिए आपको तीनों ही बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए चलना है। चलिए समझिएगा अगले क्वेश्चंस को। 7वें नंबर का क्वेश्चन है राजतरंगिणी नामक पुस्तक किसने लिखी है? नीचे आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर बताना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कल्हण। किसने लिखी है? राजतरंगिणी जो बुक है कल्हण ने लिखी है, और इसके बारे में विस्तार से समझते हैं। राजतरंगिणी कश्मीर के राजा का ऐतिहासिक वृत्तांत है। इसे कल्हण ने लिखा है, और किस भाषा में लिखा है? संस्कृत भाषा में इसे लिखा गया है। यह पुस्तक 12वीं शताब्दी में लिखी गई है। ये भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। आप अपने साथ कॉपी पेन लेकर के बैठिए और अपने कॉपी में इन प्रश्नों को नोट डाउन करते रहिए। चलिए समझिएगा अगले क्वेश्चंस को। 8वें नंबर का क्वेश्चन है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था?
इसका सही आंसर होगा वैशाली, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। कहाँ पर हुआ था? वैशाली में उनका जन्म होता है। और इसी के साथ साथ वैशाली में भी कहाँ पर? कुंड ग्राम में इनका जन्म होता है वैशाली के। और ये जो है 24वें तीर्थंकर हैं। किसके? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर है। उन्होंने जैन धर्म को सुसंगठित रूप से प्रस्तुत किया। ठीक, चलिए समझिएगा अगले क्वेश्चंस को। 9वें नंबर का क्वेश्चन है, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। मैंने आपसे कहा था कि कलिंग युद्ध के बाद में अशोक क्या करते हैं? बौद्ध धर्म को स्वीकार करते हैं। पर आपसे प्रश्न एग्जाम में ऐसा पूछा जाएगा कि अशोक बौद्ध धर्म को स्वीकार करते हैं किसके बाद? कलिंग युद्ध के बाद। पर कलिंग युद्ध का वर्णन कहाँ पर किया गया है? तो साथियों 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए कुछ इसके इम्पोर्टेंट बिंदु है जो कि है, कलिंग युद्ध अशोक के शासनकाल का महत्वपूर्ण मोड़ था। इस युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा का त्याग और बौद्ध धर्म अपनाया। इसी के साथ युद्ध के दौरान हुए जनसंहार ने अशोक को गहरा मानसिक आघात पहुंचाया था, जिसके वजह से उन्होंने शांति का मार्ग अपनाया था। उन्होंने क्या किया था? अहिंसा का मार्ग अपनाया था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिएगा। आपका 10वें नंबर का क्वेश्चन है कि वैदिक काल में सभा और समिति क्या थी? ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सभा और समिति क्या थी? ये दोनों ही एक प्रशासनिक संस्थाएं थी। चलिए समझते हैं और डिटेल रूप में। सभा और समिति वैदिक काल की प्रमुख प्रशासनिक संस्थाएं थी। सभा एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाली संस्था थी और समिति जो है, समिति में जन समुदाय की राय ली जाती थी। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। एक में राय लिया जाता था, मतलब कि सलाह मशवरा किया जाता था, और दूसरे में मतलब कि सभा में निर्णय लिया जाता था। दोनों ही डिफरेंट को आपको याद रखना है। चलिए 11वें नंबर के क्वेश्चंस को देखिएगा। 11वां क्वेश्चन है आपके लिए कि बौद्ध धर्म के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? आंसर है बौद्ध को क्या कहते हैं? बौद्ध कहते हैं इसके अनुयायियों को। और इसके विस्तार रूप में वर्णन है, महात्मा बुद्ध के अनुयायियों को बौद्ध कहा जाता है। बौद्ध धर्म अहिंसा, ध्यान और करुणा पर आधारित है। यह धर्म एशिया के कई हिस्सों में फैला था। यह आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। चलिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता में किस वस्त्र का उपयोग किया जाता था? बताइए क्या होगा सही आंसर? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। किस वस्त्र का प्रयोग किया जाता था? कपास के वस्त्रों का उपयोग किया जाता था। चलिए समझते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास का उपयोग वस्त्र रूप में करते थे। यह संसार की पहली सभ्यता थी जिसने कपास की खेती की थी। इम्पॉर्टेंट है बहुत याद आपके लिए। ठीक है, यह संसार की पहली सभ्यता थी जिसने कपास की खेती की थी। हड़प्पा के कपास के उत्पाद के साक्ष्य मिले हैं। देखिए एक प्रश्न सीधे तौर पर आपका यहाँ से बनेगा कि हमें कपास का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो हमें कहाँ से मिला है? हड़प्पा सभ्यता से मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। महाजनपदों के शासक किसके द्वारा चुने जाते थे? नीचे आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, राइट आंसर बताना है। सही उत्तर है गण के द्वारा चुने जाते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। देखिएगा कुछ महाजनपदों में शासक गण द्वारा चुने जाते थे। गणराज्य प्रणाली में कई प्रमुख व्यक्तियों द्वारा शासन चलाया जाता था। मतलब कि जो गणराज्य होगा उसमें किसी भी पर्टिकुलर एक व्यक्ति का शासन नहीं होगा, उसमें कई शासकों का मतलब कि कई व्यक्तियों का शासन होगा। और वज्जी जो महाजनपद है ये एक प्रमुख गणराज्य का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अजातशत्रु का संबंध किस राज्य से था? कौशल, मगध, अवंती और वज्जी। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। किससे है? मगध से संबंधित है। मगध के राजा थे अजातशत्रु और ये तीसरे नंबर के राजा है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए इसके इम्पॉर्टेंट बिंदु है, अजातशत्रु मगध का राजा था। उसने अपने शासनकाल में
वज्जी संघ को पराजित किया था। अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया था। देखिए, सबसे पहले जो मगध का राजधानी था, जो मगध की राजधानी बनाई गई थी, वो बनाई गई थी किसको? बनाई गई थी किसको? राजगीर को। ठीक है, राजगीर को हम राजगृह भी कहते हैं। परंतु जब अजातशत्रु वहाँ के शासक बने, अजातशत्रु ने उसको चेंज करके क्या किया? पाटलिपुत्र किया, जो कि वर्तमान समय में पटना के नाम से विख्यात है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले कि अब तक आप लोगों ने जितने क्वेश्चंस को सही किए हैं उसका जवाब आप हमें कमेंट सेशन में देंगे। और अगला किस टॉपिक से संबंधित आपको एमसीक्यू क्वेश्चन चाहिए, आप हमें यह भी कमेंट सेशन में कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं हम 15वें नंबर क्वेश्चंस को। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किसके कारण माना जाता है? आंसर है प्राकृतिक आपदा के कारण माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। समझते हैं इसके इम्पोर्टेंट बिंदु को। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन मुख्य रूप से प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुआ है और बाढ़ और जलवायु परिवर्तन इसके पतन का प्रमुख कारण माना जाता है। कुछ विद्वानों के अनुसार बाहरी आक्रमण भी एक कारण था। तो ये तीनों ही बिंदु आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। आपको तीनों ही बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए चलना है। तो चलिए, जो चैप्टर नंबर 9 है हम इसे यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम करेंगे चैप्टर नंबर 10 और कल हमारा क्या होगा? एनसीईआरटी क्लास 6 का जो हिस्ट्री का हमारा किताब है वो समाप्त हो जाएगा। तो हम परसों से क्लास 6 का ज्योग्राफी मतलब कि भूगोल करेंगे। तो तैयार रहिएगा, आप लोगों का करेक्ट 9 बजे ये वीडियो मिल जाएगा। चलिए समाप्त करते हैं वीडियो को। जय हिंद, मिलते हैं कल के वीडियो में।